Right. So since we have to interlink between section 156 and the referred sections here, let us read this chapter. Right. We'll start from section 177 So I rather. want to so I want to point out to the Yeah. second the of the second point of the Bear Act which we are preparing. Section 156 only. Huh? So the language, so the court within the territorial jurisdiction is has the power to inquire into. It has to be the police officer has the power to inquire into within the territorial jurisdiction of the court within which it is situated. No. This language means that if the court has the jurisdiction, right? If the court has the power to inquire into or try the case, then the police station within the territorial jurisdiction of that court will also have the power to do the investigation, right? Court Okay. within which, Right. Right. right, the court within the territorial jurisdiction of which the police station is situated. तो अगर एक कोर्ट है, उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में एक पुलिस स्टेशन है, तो अगर तो कोर्ट के पास जी. पावर है उस केस की इंक्वायरी या ट्रायल करने की और उसमें कमिटल भी आता है, तो फिर उस पुलिस स्टेशन का भी पावर होगा इन्वेस्टिगेट करने का. Right. So the other way around. ठीक. या मतलब इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर कोर्ट होगा. हम कोर्ट से डिसाइड करेंगे कि जो पुलिस स्टेशन, लेट से इट इज आदर्श नगर पुलिस स्टेशन, तो हम पहले ये देखेंगे कि आदर्श नगर पुलिस स्टेशन कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है. तो पता चला रोहिणी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या रोहिणी कोर्ट में ये केस गया होता तो उसके पास इंक्वायरी या ट्रायल का पावर होता. क्या रोहिणी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये आता है केस? अगर हाँ, तो फिर आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के भी जुरिस्डिक्शन में ये आता है. Right. तो So, आदर्श right. नगर पुलिस स्टेशन अगर इन्वेस्टिगेट करती है तो वो इन्वेस्टिगेशन सही है. राइट. Right. So, और इन एनी केस एक डिस्क्लेमर तो 156 में वैसे भी दे दिया कि कहीं बाय द वे चलो गलती भी हो गई, राइट. और जिस पुलिस वाले के पास नहीं भी था पावर, उसने इंक्वायरी, उसने इन्वेस्टिगेशन कर भी दी, तो कर दी तो कर दी. इफ द इन्वेस्टिगेशन इज डन, नो इश्यूज. एट लीस्ट द प्रोसीडिंग विल नॉट बी क्वेश्चनड. नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर will be called in question. Police officer may himself be questioned. His superior will call him. Right. अजय देवगन है पुलिस वाले, कमिश्नर ने उनको अंदर बुलाया, मोहन अगाशे जी ने, कि ये क्या बदतमीजी, तुम क्या करते रहते हो, क्यों चले गए तुम वहां पे छापा मारने. राइट. ऐसा होता है ना बॉलीवुड में. सुपीरियर तो पूछेगा, लेकिन अजय देवगन ने उस दिन जो प्रोसीडिंग कर दी ना, दैट प्रोसीडिंग विल नेवर बी कॉल्ड इन क्वेश्चन. सेक्शन 156 का सबसेक्शन 2 यही इम्यूनिटी देता है टू द प्रोसीडिंग. इम्यूनिटी इज नॉट बीइंग गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, इम्यूनिटी इज बीइंग गिवन टू द प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर. राइट. तो यही वजह है. चलिए, तो हम आई थिंक मृणेंद्र, इट्स डन, वी हैव अंडरस्टूड दिस. yes, sir. Yes. I've got it. तो हम जुरिस्डिक्शन कर ही लेते हैं, आसान सा चैप्टर है. राइट. इट्स वेरी इजी. जो सीनियर यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो खैर इट्स नॉट सो यूजफुल, बाकी के लिए यूजफुल है. राइट. तो jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials. Section 177 lays down the general rule. So what is the general rule? Every offense shall be, ordinarily word suggests कि ये general rule है, आम तौर पर, आमतया, राइट, सामान्य तौर पर, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है. So shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. तो जनरल रूल कि वहीं पर इंक्वायरी होगी, वहीं पर ट्रायल होगा, राइट, जहां दिस ऑफेंस वाज कमिटेड. राइट. द कोर्ट
that has the territorial jurisdiction. जिस टेरिटरी में वो ऑफेंस हुआ है, राइट, ये जनरल रूल है। लेकिन अब इसी रूल के बाकी एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सेक्शन 178, when it is uncertain in which of several local areas an offense was committed, it's possible sometimes there may be uncertainty, right? तो अगर uncertainty है, नहीं पता चल रहा, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, many areas are involved, or where an offense is committed partly in one local area and partly in another, ऐसा भी हो सकता है when you are committing an offense, continuing offense आप कर रहे हो और ट्रैवल भी कर रहे हो शायद, तो हो सकता है कि एक ही ऑफेंस पार्टली कमिटेड इन वन एंड पार्टली कमिटेड इन अनदर jurisdiction, or where an offense is continuing one and continues to be committed in more local areas than one, right? तो C follows B. C ने और क्लैरिफाई कर दिया कि मल्टीपल लोकल एरियाज में बी इन्वॉल्व इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो मल्टीपल लोकल एरियाज में ऑफेंस कमिट हुआ है, राइट। और वेयर इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, several acts were committed, you know, sometimes for committing one offense you commit several acts also, right, and all those acts combine to constitute that particular offense। या ये भी हो सकता है कि वो जो डिफरेंट एक्ट्स किए थे वो भी अपने आप में ऑफेंसेस ही हो, लेकिन वो किए गए थे टू गिव इफेक्ट टू द ऑफेंस व्हिच इज your motive to commit, right? For example, I had the motive to kidnap son of Mr. X, right? For that purpose I stole a Maruti van, right? I also purchased ropes, I purchased pistol or some deadly weapon, right, illegally, and then I also hired a place where I could conceal the child। तो बड़े सारे एक्ट्स किए हमने, इनमें कुछ अपने आप में ऑफेंसेस है, कुछ अपने आप में ऑफेंसेस नहीं। हायरिंग अ रूम इज नॉट एन ऑफेंस, स्टीलिंग अ मारुति वान इज, और इलीगली परचेजिंग आर्म्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, लेकिन रस्सी खरीदना इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। कॉन्स्पिरेसी करना अपने आप में एक ऑफेंस है। कॉन्स्पिरेसी किया कानपुर में कि चलो मुंबई पीरामल के बेटे को उठाते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी कहीं और, तो होता है कई बारी, राइट, यू कमिट सेवरल एक्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है वेयर एन ऑफेंस इज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज, इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। तो इनमें से किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हैं। इसका मतलब कि मल्टीपल कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन हियर। तो अगर मल्टीपल कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है तो मल्टीपल पुलिस स्टेशंस के पास भी ज्यूरिसडिक्शन है। लाइक द अदर डे आई गेव यू एन एग्जांपल अबाउट अ गर्ल हु वाज बीइंग exploited by a man, right? So for 6 months she was exploited in Delhi, Anand Vihar. For 1.5 years she was continuously exploited in Ghaziabad. Later on the girl shifted to Delhi, right, and made a complaint in Anand Vihar police station. So was Anand Vihar police station having jurisdiction? Yes, it had. It should not have refused, right, or it should not have filed instead a 0 FIR. आनंद विहार ने इतनी तमीज दिखाई, डिसेंसी, कि उसने 0 FIR तो फाइल कर लिया, महिला को पिलर टू पोस्ट नहीं भगाया, लेकिन उसके बाद उसे भेज दिया गाजियाबाद। दिस वाज नॉट जस्टिफाइड। आनंद विहार पुलिस स्टेशन हैड द ज्यूरिसडिक्शन, राइट, क्योंकि exploitation was a continuing offense. The girl was being exploited for 2 years, right, and it was a continuing offense, हो रहा था लगातार। तो पार्टली वहां हुआ, पार्टली यहां हुआ। अब ये कैसे आपने सोच लिया कि यहां कम हुआ वहां ज्यादा हुआ? अरे ऐसी कहीं क्वांटिटी डिफाइन करी गई है यहां पर? इतना सा भी कहीं हुआ है, देन दैट कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन।
तो different acts were done, right, for committing an offense. तो वो act अलग अलग jurisdictions में अगर हुए हैं, let's say 5 jurisdictions में, तो 5 courts will have jurisdiction to try to inquire into the case, right, and therefore 5 police stations will have that. Any one of them may initiate the investigation proceedings, right. तो 178 ने हमें बताया कि इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी की वजह क्या है, राइट, अनसर्टेनिटी की वजह है कि हो सकता है कि पुलिस स्टेशन ही नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि हम किस ज्यूरिसडिक्शन में जाएं, तो वहां अनसर्टेनिटी है, या जहां पर 2 डिफरेंट एरियाज में ऑफेंस कमिट हुआ, पार्टली एक एरिया में पार्टली दूसरे एरिया में। तीसरा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है और कई लोकल एरियाज में कमिट हुआ, होता रहा, या बहुत सारे एक्ट्स किए गए जो कि ऑफेंस के लिए किए गए या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफेंस को। आइदर जो आपका मेन ऑफेंस था उसके लिए आपने ये सारे एक्ट्स किए टू फैसिलिटेट द मेन ऑफेंस इन योर माइंड, और ऑल दीज एक्ट्स कंबाइंड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, राइट। अब छोटा सा चेन स्नैचिंग का ही मामला ले लो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ये भी तो हो सकता है कि चेन स्नैचिंग करते समय जो 2 बाइकर्स थे, उसने मेरा चेन पकड़ा, खींचते हुए मुझे एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे में ले गया। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? भाई एक लाइन ही तो क्रॉस करनी थी, दूसरे थाने में चला गया। आप एक बार, ठीक है ना, मुखर्जी नगर से घिसटते हुए हडसन लाइन चले जाओ, थाना बदल जाएगा, कोर्ट बदल जाएगा। एक पर्टिकुलर एरिया तक रोहिणी कोर्ट है, दूसरे में 30,000 ही आ जाता है, ठीक है ना। या रोहिणी सेक्टर 7 में ही खड़े होकर लुट रहे हैं, तो घिसटते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो आप आगे 30,000 ही, थोड़ा पीछे रह गए तो रोहिणी कोर्ट। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्टली ज्यूरिसडिक्शन बता नहीं रहा किसी कोर्ट का, राइट, एग्जांपल दे रहा हूं। तो पॉसिबल है ना कि पार्टली एक ज्यूरिसडिक्शन में पार्टली दूसरे में हुआ। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो कई लोकल एरियाज आ गए उसी में, राइट। तो इन चारों में से कोई भी परिस्थिति होती है, अनसर्टेनिटी, partly in one area, partly another, continuing offense, several acts in different areas constituting an offense, or several acts done in order to facilitate the offense। तो ऐसी सूरत में उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा जहां एक भी एक्ट हुआ हो, एक भी एक्ट जहां हुआ, इतना सा भी, माइनर मेजर नहीं है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं बनानी है, जैसे कि आनंद विहार पुलिस स्टेशन ने किया कि हमारे यहाँ तो 6 महीने ही रही, आप 1.5 साल वहां रही तो आपका वहां होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, या आप अभी भी वही थी, अभी अभी आप वहां से आई है ना। दिस इज a lame excuse and cannot be tolerated. It is not palatable at all, right? So section 178, तो आपने एक चीज गौर करी कि multiple courts can have jurisdiction and hence multiple police stations can have jurisdiction, right? 179, when an act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued, the offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence has ensued. Some acts become offense because of the consequence they produce. Do you agree? Without that consequence, that act is yet to become an offense, or yet to become that offense which ultimately resulted, right? For example, when the act was committed, right, when the act was committed in a particular area, it could have been called a grievous hurt because at that moment it was just grievous hurt. Later, the person was shifted to another area, maybe the hospital was in that area, and there, as a result of this grievous hurt, right, and without the breaking of the chain of causation, no third party entered, no medical negligence took place, nothing, he died in the hospital. So now it is a case of murder, right?
it has become a case of murder because of the consequence. And what is the consequence here? The consequence is death. परिणाम मृत्यु है. पहले वो एक्ट था जो कोई और ऑफेंस था, राइट, लेकिन अब उसके परिणाम स्वरूप वो कोई और ऑफेंस का रूप धर लेता है, राइट, assumes the form of another, right. What happened? What happened? I used a rustic language. तो यहां पर क्या करेंगे आप? दो कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन होगा, एक जहां पर एक्ट कमिट किया गया, दूसरा जहां कॉन्सिक्वेंस आया, राइट. Two courts will have jurisdiction here, one where the act was committed and the other where the consequence, right. So section 179 gives us the principle that where an act becomes an offense because of its consequence, right, and coincidentally the act is committed in one local area and the consequence that ensued, that followed, is in another local area, then either of the courts will have jurisdiction to inquire into or try the case, right. Do you need to write all these things? मेरा एक बड़ा सिंपल सा है यहाँ पर, it's very simple. 180, place of trial where act is offense by reason of relation to the other offense. When an act is an offense by reason of its relation, ये तुमने ऐसे ही पकड़ा हुआ है क्या? So when an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense, or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. So here it's further clarification. Offense है और वो ऑफेंस इसलिए है क्योंकि वो रिलेटेड है किसी और से, राइट. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कॉन्स्पिरेसी, राइट. कॉन्स्पिरेसी करते हैं मान लो, एंड कम्युनिकेशन इज आइदर थ्रू लेटर्स और थ्रू टेलीफोन, राइट. अकेले तो कॉन्स्पिरेसी हो नहीं सकती, कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम दो तो चाहिए, राइट. उसी तरह अबेटमेंट, अबेटमेंट अकेले तो हो नहीं सकती, अबेट आप करो तो कोई और तो अबेट होने वाला होना चाहिए. तो यहां पर सम ऑफेंसेस दे बिकम ऑफेंस ओनली व्हेन an act is related to the other act. My act related to somebody else's act will combine to constitute the offense of conspiracy. True? Do you agree? Similarly, abatement, right? I am abetting someone over a telephone call. So my act in relation to his act will combine to constitute abatement, right? So I can give you various examples. फिलहाल इतना ही काफी होगा. तो जब कोई एक एक्ट किसी दूसरे एक्ट से मिलकर ही ऑफेंस हो, राइट. तो 180 says the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. Simple. That my offense, like my offense of abatement, will be tried at the place where I did the abatement, or it will be tried at that place where this abatement was heard, where the other person was situated whom I wanted to abet. So there are two courts now. Two courts will have jurisdiction. Same is the case in conspiracy. Two acts are done here. One act
in relation to another act and hence an offense. So two courts will have jurisdiction to try my case, my act, which is an offense. ये मेरा act offense नहीं होता अगर सामने में कोई दूसरा act नहीं हो रहा होता तो. Are you getting my point? Could I have done this offense alone? ये जो offense मैंने बताया, could I have done this alone? So my act in relation to that act becomes conspiracy. तो जब तक ये नहीं होगा, right? Sedition पे आते हैं. This was recently in news also. Yes, sedition has been in news. Now, the Supreme Court has already held that an act of sedition is constituted not merely by dissemination of opinion, dissemination or distribution of comments, but when it is of such nature that violence is the result of this. Means some people get encouraged by my words and then commit violence, or I provoke violence. Right, मैंने violence को provoke किया और नतीजे में violence हुआ भी, तब कहा जाएगा sedition. Do you agree? तो मान लो मैंने स्पीच दी दिल्ली में, मेरे फॉलोअर्स हैं इलाहाबाद में, और मेरी स्पीच कुछ इस तरह की है, कंसेंडियरी स्पीच, आग लगाने वाली स्पीच, कि वहां मेरे अनुयायी, वहां मेरे फॉलोअर्स वो वायलेंट एक्टिविटीज करने लगे. राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो ना होता तो शायद मेरा स्पीच सेडिशन ना होता. ट्रू, वायलेंस जब तक नहीं हुआ सेडिशन नहीं हुआ. ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड. तो वहां वायलेंस, मेरा एक्ट स्पीच देने का, रिलेशन तब इक्वल टू ऑफेंस सेडिशन. राइट, और ये दो अलग अलग जगहों पर हुआ है. तो नाउ आई विल बी ट्राइड फॉर सेडिशन, राइट? देन आई विल बी ट्राइड फॉर सेडिशन at two places, at one of the two places, one in Delhi, another in Allahabad, right, where my followers, where my disciples, whoever they are, they committed the act of violence. So my act in relation to that act becomes offense. Then the first offense which I have done, that is sedition, can be tried in either of the courts, the court of Delhi, court of Allahabad, right? Or here in Delhi itself, we have 5 courts, right? We have 5 district courts in Delhi. Let us not bring in Rouse Avenue. Let us count it 5 only. So I have given my speech in Shadra, right? And my followers have committed the act of violence in Dwarka, right? दोनों relate हुए तब बना sedition. So where will I be tried? Either the court in Karkarduma, Shadra comes in Karkarduma court, द्वारका है ही, उसके पास बेचारे के पास अपना कोर्ट खुद का है. So I can be tried either in Shadra or in Dwarka. This is what section 180 clarifies, right? Place of trial in case of certain offenses, certain. Now here we have specific offenses mentioned. ऊपर सारे general थे, formulae थे, they were theories. Now we have a list of specific offenses and suggestion by these sections as to where these offenses would be inquired into or tried, right? So section 181. Any offense of being thug, murder committed by thug, dacoity, dacoity with murder, belonging to a gang of dacoits, escaping from custody, ये अलग अलग offenses हैं.
ठग होना, ठग प्लस मर्डर दोनों करना, डकैती और मर्डर दोनों करना, गैंग ऑफ डेकॉइट को बिलोंग करना मतलब मेंबर ऑफ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, या कस्टडी से एस्केप करना, lawful custody obviously, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, या where the accused was found. Right? इन केसेस में जहां भी accused पकड़ा जाए, डेकॉइटी विथ मर्डर उसने किया था यूपी में, बरेली में, पाया गया है दिल्ली में, राइट? तो या तो यूपी या बरेली या दिल्ली, कहीं भी इसका, तो दोनों पुलिस स्टेशन के पास ज्यूरिसडिक्शन होंगे। उसी तरह से है बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, राइट? ये गैंग है केरला का, कोची में स्थापित एक गैंग, राइट? पुलिस की दबिश बढ़ी, गैंग वाले सारे अंडरग्राउंड होने के लिए अलग अलग जगहों पर भागे, एक भाग कर दिल्ली आ गया, तो केरला का भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा जहां भी वो गैंग होगा, और दिल्ली के कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन होगा। एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, तो एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, जहां पे कस्टडी पे आप थे वहीं से एस्केप किया, तो नागपुर की कस्टडी में थे आप, लॉफुल कस्टडी में तो नागपुर, और उसके बाद जहां पाए गए, वेयर एवर यू आर फाउंड, वहां पर, राइट? इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, दिल्ली में पकड़े गए, दिल्ली पुलिस उनको लेकर आ ही रही थी कि वहां से फिर बच निकले, इस बार दो जगह से बच निकले और अब पाए गए गुवाहाटी में, तो अब आपका ट्रायल कहां कहां हो सकता है? 3 जगहों पर हो सकता है, राइट? डेकॉइटी विथ मर्डर किया, डकैती करी आदर्श नगर में, लेकिन साथ में उस आदमी को भी पकड़ लिया, ठीक है, कि ताकि उस आदमी की फिरौती भी वसूली जाए। डकैत है तो किडनैपर होने में क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना? और कीचड़ कितना लगेगा दामन पे, तो उसे ले गए जहांगीरपुरी, राइट? फिर उसे ले गए रोहिणी, छुपाते रह रहे हैं, और फिर लगा कि पैसे मिलेंगे नहीं, या इसने पहचान लिया, या बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसे मार भी दिया, राइट? अब तुम खुद सोच लो, मैं जानबूझ के ये कहानी सुना रहा हूं कि तुम सोच लो कि कैसे आप लगा सकते हो सेक्शन 181 को। ऑब्वियसली जहांगीरपुरी के पुलिस स्टेशन का, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन का, रोहिणी पुलिस स्टेशन का, सबका ज्यूरिसडिक्शन यहां बनेगा। और ये करने के बाद ये भागकर छुप गए गाजियाबाद में, पाएगा कहां पाए गए? गाजियाबाद में, तो वहां के भी पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन होगा। और अगर मल्टीपल एफआईआर हो गए तो क्लबिंग बता ही चुका हूं, तो अपना दिमाग अब ज्यादा मत लगाओ उस पर, राइट? बाय द वे देयर आर मल्टीपल एफआईआर, यहाँ तो सेम एक्यूज्ड है, सेम फैक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली एफआईआर तो क्लब होगा ही होगा, राइट? अब आते हैं किडनैपिंग के ऑफेंस पर। एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, किडनैपिंग 2 तरह की होती है, पता है ना? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनैपिंग? हाँ, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। यस सर, 159 161 2 तरह की किडनैपिंग्स होती हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडियन, किडनैपिंग फ्रॉम लोकल गार्डियन। बाकियों की सिर्फ एब्डक्शन होती है, और एब्डक्शन किसी मकसद से। और गौर करना कि एब्डक्शन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, abduction is not an offense. I hope you know this. All the things will be clarified when we do IPC together, but I'm sure I'm not sounding germane to you. Abduction per se is not an offense. Abduction तो मैं भी आपकी कर सकता हूँ, मजे मजे में प्रैंक भी हो सकता है, अरे एक जगह से दूसरी जगह किसी को चला दिया तो वही abduction हो गया, राइट? तो एब्डक्शन किसी मकसद की वजह से बनता है ऑफेंस, राइट?
तो आप चाहो तो एब्डक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं उसके ऑफेंस किस मोटिव से किया गया है। एब्डक्शन फॉर व्हाट पर्पस, जिस पर्पस से वो एब्डक्शन किया जाता है वो पर्पस उसे अपराध बनाता है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। एब्डक्शन फॉर रैंसम हो सकता है, एब्डक्शन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, एब्डक्शन फॉर स्लेवरी हो सकता है, एब्डक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो सकता है, एब्डक्शन फॉर द पर्पस ऑफ फोर्सिंग अ वुमन इनटू मैरिज हो सकता है। राइट, कोई पर्पस होगा। कत्ल के लिए भी एब्डक्शन किया जा सकता है। राइट, तो कोई पर्पस होगा, वो पर्पस देखना है क्या है, ओनली देन द एब्डक्शन विल बिकम एन ऑफेंस। तो ऐसा भी कह सकते हो कि एब्डक्शन जिस मोटिव से किया जाए, राइट, वो मोटिव डिटरमाइन करता है कि वो ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। एब्डक्शन अगर फ्रेंडली, राइट, उसका कोई मोटिव नहीं है, देयर इज नो मोटिव, मेंस रिया नहीं है, यूं ही एब्डक्शन है, इट्स रॉन्गफुल एक्ट नो डाउट, then it is not an offense at all. Right, so kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained. तो abduction करी दिल्ली से, उसे कन्वे किया गाजियाबाद, राइट, और वहां से फिर कन्वे करके ले गए ग्रेटर नोएडा और वहीं उसे छुपा के रखा। राइट, वहीं उसे डिटेन करके रखा। तो मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस कैन बी क्रिएटेड। राइट, और एक और बात बता दूं कि एब्डक्शन जब आपने किया तो कन्वे करते हुए आप उसको कई जगहों पर लेकर गए होंगे। यू माइट हैव टेकन दैट पर्सन थ्रू वेरियस ज्यूरिसडिक्शंस, 5-6 पुलिस स्टेशन भी हो सकता है रास्ते में कवर हो गए हो। राइट, 4-5 कोर्ट्स कवर हो गए हो। एवरी कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन रादर, तभी इतने सारे वर्ड्स लिख के दे दिया। और कन्वे वर्ड का मतलब ही है कि जहां जहां लेकर गए होंगे वहां वहां की ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। राइट, तो अगर मान लो कि 5 डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस आर देयर, राइट, किडनैपिंग हुई है और किडनैपिंग में कन्वे किया है बच्चे को, और कन्वे करते हुए कई जगहों पर कन्वे किया, कई जगहों पर कंसील और डिटेन किया। राइट, सो मेनी पुलिस स्टेशंस विल हैव ज्यूरिसडिक्शन, डू यू एग्री और नॉट? राइट, अब इनमें से किसी भी एक पुलिस स्टेशन को अधिकार होगा और शक्ति होगी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। तो जाहिर सी बात है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, a police officer will have to travel to various places, right or wrong? दिल्ली पुलिस ने मान लो केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन ये कर रही है, तो इसे गाजियाबाद भी जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ गवाह वहां भी मिलेंगे। वहां का पड़ोसी जिस फैक्ट्री में बच्चे को छुपा के रखा था, पड़ोसी कुछ तो बोलेगा, कुछ देखा होगा उसने। राइट, उसके बाद ग्रेटर नोएडा परी चौक ले गए, तो वहां के भी कुछ लोग होंगे जो गवाह होंगे। राइट, वहां का ढाबे वाला होगा जो बताएगा हाँ हाँ यही आता था और 5-5 लोगों के खाना पैक करा के ले जाता था। राइट, तो वो भी गवाह बनेगा। और जहां छापा मारकर बच्चे को लिया गया, राइट, और इन लोगों को जहां अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट का पंचनामा होगा, वहां भी गवाह होंगे। तो दिल्ली पुलिस को कई जगहों पर जाना पड़ेगा। तो देखा आपने, एक पुलिस लेकिन बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यही तो कल हम कर रहे हैं कि वन पुलिस ऑफिसर posted in one police station in one local area has the power to investigate beyond his local jurisdiction also. Right, वो अपने jurisdiction से बाहर जाकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको याद होगा कि उसे परस्यू करने का भी पावर है। याद है परस्यू, हमने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में परस्यू किया था कि पुलिस ऑफिसर कैन परस्यू, राइट, द अक्यूज्ड पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसे अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाने का पूरा अधिकार है। और अगर ऐसा वो करे, राइट, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि दिस शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय यूपी पुलिस
Why Delhi police did it? Nobody can question that. यहाँ तो पावर दे ही दिया, यहाँ तो पावर दे ही दिया, ना दिया होता तब भी उसने इन्वेस्टिगेट करी होती, फिर भी उसकी प्रोसीडिंग कुड नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। आप देख रहे हो इन्वेस्टिगेशन को कितना सैक्रोसैंक्ट बना दिया कि इसमें इंटरफेरेंस बहुत मुश्किल है। The power of the police to investigate is impervious. उसमें पेनेट्रेट नहीं कर सकते आप जल्दी। Rarest of rare case में, right, the High Court may exercise its power to interfere. Otherwise, the power of the police to investigate is sacrosanct, is so privileged that it is immune from judicial interference to a large extent. It is almost impervious to judicial interference. I hope that is clear, right? अब आते हैं थेफ्ट पर। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed. तो जहां थेफ्ट हुआ वहां के कोर्ट के पास jurisdiction होगा। तो गाजियाबाद की पुलिस को किस लिए बुला रहे हैं? जब बुरारी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसने खुद जाके गाजियाबाद, इसके पास पावर है कि ये गाजियाबाद में खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले। हालांकि एक कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि बुरारी पुलिस गाजियाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट करेगी, राइट, लेकिन कोऑर्डिनेट करना पुलिस मैनुअल में है, सीआरपीसी में नहीं। कोऑर्डिनेट करने के लिए वो बाउंड नहीं, बिना कोऑर्डिनेशन के भी वो, राइट, यही तो पावर हम पढ़ रहे हैं कि बुरारी पुलिस हैज पावर टू गो टू गाजियाबाद एंड डू द इन्वेस्टिगेशन। So since the investigation was done by only one agency, one police station, obviously only that police station has to come. Whether investigation was done by Ghaziabad or not, right? ये क्वेश्चन उठता है कि क्या गाजियाबाद ने भी इसे रजिस्टर किया था? Was this FIR registered in Ghaziabad also? And was some investigation done by Ghaziabad police also? Right? तो अगर उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन करा होगा तब तो गाजियाबाद पुलिस को आप बुलाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 FIR हो गए, फिर एक बुरारी पुलिस थाना का FIR हो गया और एक गाजियाबाद का। अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन तो एक ही करेंगे FIR क्लब करके। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर गाजियाबाद पुलिस के आईओ को भी आना पड़ेगा, राइट। और जज ने अगर यहाँ से ऑर्डर दे दिया गाजियाबाद पुलिस में कि आईओ तुम आओ, तो आईओ मना नहीं कर सकता आने से। आईओ नहीं मना कर सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 261 है, सीआरपीसी तो छोड़ दो, 261 है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ वन प्लेस ऑल ओवर इंडिया। तो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, सो वेयर द मैजिस्ट्रेट डिमांड्स द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम गाजियाबाद पुलिस स्टेशन टू बी प्रेजेंट, टू अपीयर बिफोर हिम, right, and in case he does not appear, then the magistrate may even issue a bailable warrant. आईओ के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू होते सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुन लो, right? If the IO does not appear, then the magistrate has the power to issue पहले बेलेबल वारंट, right? और उसकी एक कॉपी भेज दी जाएगी डीसीपी साहब को भी कि आईओ घांगटे आ नहीं रहा है। I just name anyone, right? Because these are the people who have come across my life, so I remember these names,
but I do not mean to demean them in class. So please, it is not a derogatory remark. Right. तो नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं. हाँ बिल्कुल, पहले बेलेबल, राइट, पुलिस वाला है ना, तो सीधे से नॉन बेलेबल देना ठीक नहीं है. पहले बेलेबल, उसके बाद भी अगर वो ढीठ है, ऑडेशियस है, तो फिर नॉन बेलेबल भी, राइट. तो इसलिए आप उसमें गौर करना. आपने डाउट अच्छा पूछा. इन्होंने पूछा कि बुरारी में एक मर्डर हुआ है और उस बंदे को वो ट्रैवल करा रहे थे फ्रॉम बुराड़ी टू गाजियाबाद, दिल्ली टू गाजियाबाद, और उसके पार्ट्स काट काट कर फेंकते जा रहे थे. ठीक है, अल्टीमेटली गाजियाबाद में, ठीक है, नहीं, ये समापन हुआ इसका. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जहां जहां से वो गुजरे, हर उस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन बनता है. FIR वाज रजिस्टर्ड इन बुराड़ी, शायद इसलिए क्योंकि बंदा मिसिंग बुराड़ी से होगा, तो रिश्तेदारों को तो पता नहीं होगा कि हो चुका है मर्डर, तो वो आए होंगे बुराड़ी थाना में. फिर बुराड़ी थाना ने डिस्कवर किया होगा, जब उन्होंने फोटो सर्कुलेट किया होगा, गाजियाबाद थाने से आया होगा कि हाँ जी सर तो मिला है यहाँ पर, तो इन्होंने रजिस्टर कर लिया. तो जब एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक पुलिस स्टेशन कर ही रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो फिर सब क्यों इन्वॉल्व हो? क्योंकि सब इन्वॉल्व होंगे तो भी गलत है. एक ही एक्यूज है, सेम फैक्ट्स हैं, विक्टिम भी वही है, कंप्लेनेंट भी वही है, तो एक ही पुलिस स्टेशन ही रहे. लेकिन अगर बाय द वे मान लो इसमें गाजियाबाद पुलिस ने भी FIR कर लिया होता, और इधर बुराड़ी में तो हो ही गया था, दो पुलिस स्टेशन में, और गाजियाबाद पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की कि तभी बुराड़ी से उन्हें कम्युनिकेशन मिल गई, दिल्ली से कम्युनिकेशन मिल गई, राइट. तो उन्होंने फिर आगे इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया कि वो कर ही रहे हैं, और मेनली वहीं का, क्योंकि विक्टिम वहीं का है, राइट, और एक्यूज्ड पर्संस भी वहीं गांव के रहने वाले थे, तो उन्होंने छोड़ दिया. लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जितना पाया होगा, कुछ जो किया होगा, दैट प्रोसीडिंग कैन बी कॉल्ड हियर इन दिल्ली कोर्ट, राइट. बुराड़ी मेरे ख्याल से 30,000 में ही आता है, राइट. तो 30,000 कोर्ट में बुलाया, तो फिर गाजियाबाद इन्वेस्टिगेट ऑफिसर जिसने कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया था, तो जितना इन्वेस्टिगेट किया था वो सारे डॉक्यूमेंट मैजिस्ट्रेट मंगा सकता है. वैसे तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया होगा, प्रोटोकॉल तो यही है, हैंडओवर कर दिया होगा. लेकिन बाय द वे मैजिस्ट्रेट को कुछ आईओ से पूछना है. मैजिस्ट्रेट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, so he can call him, right, and IU will come, and if IU doesn't come, it is violation of the constitutional provision 261 full faith and credit clause. Moreover, the magistrate has the power to issue a warrant of arrest, right, and has the power to direct the superior officer also. सुपीरियर ऑफिसर को डायरेक्ट कर देगा. तो हम इससे ज्यादा ना जाए, वो तो बगावती पुलिस वाला ही होगा कि बिल्कुल मतलब निकल पड़ा 1857 का क्रांति के लिए, तभी नहीं आएगा, अदरवाइज तो आएगा ही आएगा. तो हम इतना एक्सट्रीम पे क्यों कल्पना करें कि नहीं आएगा. नहीं आएगा तो उठा के लाया जाएगा. पावर है हमारे मैजिस्ट्रेट साहब के पास, राइट. थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, इसका कहां होगा इन्वेस्टिगेशन? तो जहां थेफ्ट हुआ या जहां चोरी की संपत्ति पाई गई, राइट, द स्टोलन प्रॉपर्टी was possessed by any person committing it or by any person who received, right. तो ऐसा भी हो सकता है कि चोरी X जगह पे की, चोरी का सामान ले गए Y जगह पे, ठीक है. मैं खुद चोर स्टोलन प्रॉपर्टी अपने साथ Y जगह पे ले आया, उसके बाद लगा यहां सेफ नहीं है, तो Z जगह पे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे, वहां जाके इसे रख दिया, राइट. चोर भी चला गया है बेलमेंट करने, देखिए अपनी अमानत कहीं पर रखने गया है, तो वहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड, राइट, या रिटेन्ड. तो 3 जुरिस्डिक्शंस बन गए यहां पर, राइट, वेयर द थेफ्ट वाज कमिटेड, वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज कन्वेड, एंड वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड और रिटेन्ड. तो अगेन मल्टीपल jurisdictions. बिल्कुल,
रीसेल हो गया तो रीसेल होकर भी कहीं मिलेगा, वो जाहिर है। यहाँ पर मतलब दिल्ली में चोरी हो तो जाहिर सी बात है उसे भेज दिया जाएगा कहीं यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राइट। चोरी का सामान तो बाहर भी भेज दिया जाता है, नेपाल वगैरह भी भेज देते सकते हैं, बांग्लादेश भी भेज देते हैं। हाँ, तो बांग्लादेश तो दूर की, एक मोबाइल के लिए वहां क्यों जाए? राइट, तो ऐसा हो सकता है। तो जहां वो रिटेन्ड है, जहां वो रिसीव्ड है, या अगर चोरी का सामान किसी दुकान में रख दिया आपने, चोरी का सोना था लेकिन पीपी ज्वेलर्स की दुकान में रख दिया जाकर, राइट, वहां से खरीदा, एक शादी होनी थी किसी घर में, तो वो लोग दिल्ली आ गए थे मुजफ्फरनगर से, यहां से लेके जाएंगे हम ज्वेलरी, तो यहाँ आए और ले जाकर मुजफ्फरनगर रखा। तो अब स्टोलन आइटम कहाँ रिटेन्ड है? और एक बात बता दूं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, तीनों से जो सामान वसूला जाता है उसे स्टोलन प्रॉपर्टी ही कहते हैं। आपका एक्सटॉर्शन करके आपसे जो ले लूं मैं, वो स्टोलन प्रॉपर्टी। रॉबरी से जो मैं प्राप्त कर लूं वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी। थेफ्ट से जो मैं प्राप्त कर लूं वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी, राइट। एक्सटॉर्शन करी मैंने, आपको ब्लैकमेल करा, ब्लैकमेल करके मैंने कहा कि अच्छा अपना आईफोन दे दो, राइट, तो ये आईफोन क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी, इट्स ए स्टोलन प्रॉपर्टी, राइट। आपसे मैंने कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ली, मान लो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज जैसे प्रोमिसरी नोट ले लिया आपसे, स्टोलन प्रॉपर्टी है, राइट। सो द प्रॉपर्टी obtained from theft, extortion, robbery is stolen property. So the customer who purchased it, right, no doubt will claim that मैंने तो खरीदा है, लेकिन याद रखो कि किसी मासूम आदमी ने, जिसे नहीं पता था कि ये चोरी की संपत्ति, फिर भी खरीदता है, तो भी ये प्रॉपर्टी उसकी हो ही नहीं सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट टर्टाई, डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट टर्टाई का मतलब है कि वन कैनॉट पास टू अनदर what one doesn't have himself, right। मैं खुद मालिक नहीं हूं तो मैं तुम्हें मालिक कैसे बना सकता हूं? इस रूल का एक ही एक्सेप्शन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, राइट। ओनली एक्सेप्शन लाइज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इन केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अदरवाइज और कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या बेयरर तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, अब बेयरर चेक इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल होने के लिए नाम से होना चाहिए, राइट। और प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज तो बेयरर बन ही नहीं सकते, आरबीआई ने मना कर रखा है, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पर। तो जो कस्टमर मुजफ्फरनगर का है उसके पास भी ये किस हैसियत से ये प्रॉपर्टी उसके पास भी स्टोलन प्रॉपर्टी ही है, राइट। तो स्टोलन प्रॉपर्टी बरामद हुआ, सीज कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर में। सेलर ने बताया कि मुजफ्फरनगर की पार्टी आई थी, उसने ये परचेज करा है, वहां से बरामद किया, राइट। तो इवन द कोर्ट ऑफ मुजफ्फरनगर विल हैव द jurisdiction to inquire into and try the case, right? I hope that is clear, because the stolen property was being retained there, right? Even though it was not in the possession of one of the thieves, he was rather an innocent person, right, who had not done anything and had genuinely believed that it is a genuine property that he is purchasing, right? So himself, he is not to be blamed, and yet since it was retained there, the jurisdiction lies there, right? Any offense of criminal misappropriation या criminal breach of trust, right, यहाँ पर misappropriation हुआ है या breach of trust हुआ है, राइट। इन ऑफेंसेस को आपने जरूर पढ़ा होगा, राइट। ब्रीफ क्या है? व्हाट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन? कि जब किसी और का सामान जो आपको मिला है उसको आप कन्वर्ट करते हो टू योर ओन यूज, एज इफ यू आर द ओनर। आप उसका वो इस्तेमाल कर डालते हो जैसे कि आप ही उसके मालिक हो।
तो ये मिसएप्रोप्रिएशन, दिस इज मिसएप्रोप्रिएशन। इसमें टॉट कन्वर्जन का माना जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर सिविल लॉ में जाए तो इट इज टॉट ऑफ कन्वर्जन, राइट, और क्रिमिनल लॉ में आए तो इट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, अगर जानबूझ के किया गया हो। राइट, दूसरे की संपत्ति आपके पास रखी है, राइट, you convert it to your own use, then it is misappropriation. This is called misappropriation, right? Or breach of trust में there is element of entrustment. Somebody has entrusted his property to you, right? तब वहां पे आप breach of trust करते हैं। तो criminal misappropriation हुआ है या breach of trust हुआ है, right? तो अब इसमें किस कोर्ट का jurisdiction होगा? Which court will have jurisdiction? तो पहला, the court within whose local area, local jurisdiction it was committed, पहला, या दूसरा, जो प्रॉपर्टी है, जो मिसएप्रोप्रिएटेड प्रॉपर्टी है या जिस प्रॉपर्टी का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उसका कोई पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड, जहां वो रिसीव हुआ या जहां वो अभी रिटेन हुआ, राइट, और वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड और अकाउंटेड फॉर बाय द अक्यूज्ड पर्सन, या जहां उसे वापस देना चाहिए था, राइट, एज पर द एग्रीमेंट, वो जहां वापस लौटाना चाहिए था। अब इसका एक एग्जांपल तुम देख लो। आई गेव यू 5 लाख रुपीज, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया मैंने, आपको 5 लाख रुपए दे दिए और आपको अपना एजेंट अपॉइंट किया वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, राइट। आपने उससे शेयर्स खरीदे या जो भी किया, ठीक। उसके बाद मुझे बताए बिना बेईमान इरादे से, विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, आपने उनमें से कुछ शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट से निकालकर बेच दिया, राइट। और बेचकर वो पैसा आपने अपने भाई जो कि रहते हैं सहारनपुर में, राइट, उनको ट्रांसफर कर दिया। भाई साहब कहां पर है? सहारनपुर में। बैंक कहां पर है? वेयर इज द बैंक? सहारनपुर का अकाउंट है, राइट। तो पहले तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने कहां पर किया? दिल्ली में, राइट। फंड डाइवर्ट किधर कर दिया? पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जिसका कि ब्रीच हुआ, जिसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, सहारनपुर में। So even the court in Saharanpur will have jurisdiction, right? This court, Delhi court, will also have jurisdiction. तो misappropriation या breach of trust में part of property जहां पाई जाए, right, received या retained, right? और इसी में कहानी में मैंने आपको जब 5 लाख रुपीस दिए थे तो ये इंस्ट्रक्ट किया था, राइट, कि आप इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसे आए, राइट, वो आप कानपुर में मेरे कंपनी अकाउंट में डलवा देना, राइट। तो देयर वाज इंस्ट्रक्शन दैट द मनी शुड बी सेंट टू विच प्लेस? टू कानपुर, वेयर इट वाज टू बी रिटर्न्ड। इट वाज ऑलरेडी देयर इन द एग्रीमेंट। अग्रीमेंट में ही था कि आफ्टर द मैच्योरिटी, 1 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान आपने बेचा मुझे, मैच्योरिटी के बाद वो भाई कहाँ पहुंचा देना यार, मुझे कहाँ दे देना? तो मेरे कानपुर में जो कंपनी है ना, मैं तो देखो जा रहा हूँ कनाडा, राइट, बेटे का एडमिशन वहां हो गया है वॉल 2 में, तो कनाडा जा रहा हूँ, 1-2 साल अब वहीं रहूंगा। तो मैं ऐसा करना ना, यहाँ पर मेरे भाई हैं कानपुर में, उनके पास दे देना, वेयर इट वॉज टू बी रिटर्न, राइट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जुरिसडिक्शन क्रिएट की है आपकी सीआरपीसी ने। सो where it was required to be returned or accounted for, जहां इसको वापस करना था या जहां इसका हिसाब होना था, उस कोर्ट का भी jurisdiction होगा, right? So it was to be returned to which place? Kanpur. So even the Kanpur court will have jurisdiction. Hence the Kanpur police will also have jurisdiction, right? Any offense which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or the stolen property was possessed by any person who received or retained it,
knowing or having reason to believe it to be stolen property. Right. Now here, the only difference between the previous one that we read regarding stolen property and this one is that here the person who is keeping, the person who has received it, or the person who has retained it also has knowledge that it is a stolen property. Whereas the previous one covers those situations also in which the person receiving the property does not know that it is a stolen property. जैसे आप एक घड़ी चोरी करके लाते हैं, चेन चुरा के लाते हैं और मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इसको ना आप सेफली रख लो, बाहर बारिश हो रही है इसलिए घड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं. Do I know that? Right, I don't know. Though I have retained it, though I have received the stolen property. Right. तो ओवरऑल सारे सिचुएशंस कवर हो गए. आई होप देयर इज नो डाउट. राइट. इन सेक्शंस को करने के पीछे मकसद यही आपको बताना कि देयर कैन बी मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस. राइट. तो अब आगे भी कर ही ले. पीटी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एग्जामिनेशन. ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स, पत्राचार द्वारा किया गया अपराध. एनी ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स चीटिंग, एनी ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स चीटिंग. तो ये एनी ऑफेंस है भाई. एनी ऑफेंस दैट कैन बी कमिटेड बाय कम्युनिकेशन ऑफ लेटर्स. राइट. एपिस्टोलरी फॉर्म में आप कोई भी ऑफेंस करें. एपिस्टोलरी मींस थ्रू लेटर्स. तो इंक्लूडिंग चीटिंग है. इंक्लूसिव लिस्ट है. यहां पर स्पेसिफिक ऑफेंसेस सारे मेंशन नहीं किए हैं इन्होंने. कोई भी ऑफेंस आप करते हो लेटर के माध्यम से, जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी कर सकते हो लेटर के माध्यम से. नहीं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं कर सकते लेटर के माध्यम से. लेटर भेजकर धमका रहे हैं. एक्सटॉर्शन कर सकते हैं लेटर के थ्रू. कोई लेटर ही के थ्रू होता है आमतौर पर. राइट. तो एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग may, if the deception is practiced by means of letters or telecommunication, तो telecommunication में WhatsApp भी आ गया अब तो, be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such letters or messages were sent, जहां से पत्र भेजा गया, जहां से वो संदेश भेजा गया, और were received या जहां प्राप्त हुआ. And any offense of cheating or dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person. Right. तो स्टोरी इसके पीछे ये हो सकता है, ए ने, राइट, ए wrote a letter. नहीं, क्या राइट, क्या बोल रहा था. हाँ, ए wrote a letter, right, from Delhi, in which he asked Mr. B in Allahabad, right, criminal intimidation, और कहा कि 20 लाख रुपए इस बताए हुए पते पर पहुंचा दो. और बताया हुआ पता कानपुर से, सॉरी, इलाहाबाद से थोड़ा बाहर निकल के. राइट. तो 3 ज्यूरिसडिक्शंस हो गई यहां पर. लेटर वाज सेंट फ्रॉम दिल्ली, रिसीव्ड इन इलाहाबाद, राइट, एंड द प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड इन आउटसाइड इलाहाबाद. लेट से कोई नाम ले लो, रायबरेली में डिलीवर्ड हो गया. तो 3 जगह हो गया ज्यूरिसडिक्शन. राइट. वेयर द मैसेज वाज रिसीव्ड. अच्छा, सपोज चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं. द पर्सन इज एक्चुअली रेजिडेंट ऑफ इलाहाबाद, राइट, बट he was, at the moment when the letter was received at his residence, his wife received the letter at her residence. He was himself in Srinagar for a conference, right? So as soon as his wife received the letter, she further sent it to Srinagar immediately.
right? And nowadays a photo can be taken, right? A snap can be taken from WhatsApp and be conveyed to Srinagar. तो क्या कहें इसको, दिल्ली, कानपुर, श्रीनगर, और अगर डर के मारे डिलीवरी करा भी दी, तुरंत श्रीनगर में बैठे आदमी ने अपने स्टाफ को फोन किया कि यार इस तरह का लेटर आ गया है, जरा जल्दी जाओ और वाराणसी में ये दे कराओ उसे, ठीक? तो क्या श्रीनगर पुलिस विल आल्सो हैव ज्यूरिसडिक्शन? लॉ में लिखा हुआ है सेंट, रिसीव्ड, राइट, डिलीवर्ड, तीन ही कीवर्ड्स हैं इसमें. इफ right, I have induced you, dishonestly induced you to deliver the property, चीटिंग के पर्पस में तो डिलीवरी भी तो कराएंगे ना, चीटिंग तो तभी होगी, राइट, जब कंप्लीट तभी होगी जब हो डिलीवरी, तभी मजा आएगा चीटिंग का. तो चार जगह हैं यहाँ पे. अब आप मुझे बताएं कि विल कानपुर पुलिस हैव ज्यूरिसडिक्शन और श्रीनगर पुलिस विल आल्सो हैव ज्यूरिसडिक्शन? दिल्ली हैज एंड वाराणसी हैज delivered. यहाँ पर this letter was received at two places, although the sender of the letter was not aware of this fact. He had expected that the letter would be received by the noticee, right, to whom the notice or the letter was being given. The receiver, right, would be Mr. X, and he is in Allahabad or he is in Kanpur. So please tell me, right, in this situation that I have presented before you, whether Srinagar police will have jurisdiction or not. Language से तो लग रहा है यहाँ पर the message was received at two different places, right? Message was received at two different places. Huh? On what basis do you say? I have got a suggestion here that Srinagar police will not have jurisdiction. So on what basis do you say this? Huh? टेलीकम्युनिकेशन में तो अब आ ही गए ना सारे, राइट? या चलो ना व्हाट्सएप नहीं किया, लेटर ही भेज दिया, वाइफ ने घबराहट में आके, राइट, लेटर को स्पीड पोस्ट कर दिया श्रीनगर में, क्योंकि अभी हस्बैंड श्रीनगर में ही एक प्रोजेक्ट में रहेंगे 2-4 महीने वहीं. तो पत्र का मजमून दिखाने के लिए कि देखो क्या आया है, उन्होंने वो लेटर ही आगे भेज दिया श्रीनगर में. अब मेरा सवाल ये है कि किसका जुरिस्डिक्शन श्रीनगर का होगा कि नहीं होगा? जरा वॉइस, वाच्य देखा जाए जरा इसका. वाच्य में जवाब मिलेगा आपको. वाच्य मतलब वॉइस, वॉइस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस. लिखा हुआ है inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction the letters or messages were sent. ऐसा भी तो लिख सकते थे, within whose local jurisdiction the sender sent the letter. एक्टिव वॉइस में भी तो लिख सकते थे, राइट? एक्टिव वॉइस में कर्ता महत्वपूर्ण होता है, द डूअर, और पैसिव वॉइस में कर्म महत्वपूर्ण होता है, डूअर मैटर नहीं करता, राइट? गॉट माय पॉइंट? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या यस, दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट. Means we take all the decisions on the basis of the object now, है ना? तो इसका मतलब the lawmakers were focusing on the place where the message was received, right? Not where the person purported to send. Here, our criminal in this case purports to send the letter to Kanpur, least unaware that the letter would further be forwarded to Srinagar, right? But the effect of the letter was produced in Srinagar,
एंजाइटी श्रीनगर में हो रही है, राइट। और शायद इस पत्र में ऐसा भी कुछ हो कि घबराहट में प्रोटेक्शन की जरूरत बंदे को श्रीनगर में पड़ जाए। सोच के देखो यार, चिट्ठी में यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, मार दूंगा। अब उस चिट्ठी को पढ़ के क्या वो वहां जाए पहले कानपुर जहां पहली बार पत्र रिसीव हुआ था, या वहीं कुछ एक्शन ले? क्या कहता है आपका दिल, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? Why do we have this system? Do we have this system for the purpose of honoring the procedure or for the purpose of seeking justice? What is the motive of the legal system in India? कि नहीं, जो प्रक्रिया बनी है आप इसका आदर करें या न्याय पाए, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? आप सोच के देखो ना, मैंने लेटर में क्या लिखा है बता दिया। At that point, right, the receiver of the letter seeks protection, right? Where will he go for protection? His wife is a housewife, right? Not a very literate person, and probably he cannot ask his wife, right? कि जाओ जल्दी जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पर उसको कैसे मिलेगी प्रोटेक्शन, राइट? तो मुझे लगता है कि श्रीनगर पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन हो सकता है, राइट? क्योंकि लैंग्वेज में वेयर द मैसेज वाज रिसीव्ड, पैसिव वॉइस यूज किया हुआ है, राइट? तो वेरेवर इन इंडिया इट वाज रिसीव्ड, राइट, दैट कोर्ट विल हैव jurisdiction because the receiver is under threat. Don't forget, here we are talking about a letter, right, which may be a letter for intimidation, threat, extortion, including cheating. I hope it's clear, right? ये एडमिनिस्ट्रेशन तय कर लेगा। आपका काम है कि आप तुरंत रिपोर्ट करें, श्रीनगर पुलिस इसे तुरंत कंप्लायंस करे, और उसके बाद राइट, लेट द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड विच पुलिस स्टेशन शुड कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है श्रीनगर पुलिस करे कोऑर्डिनेट, राइट? इमीडिएट एक्शन नीड्स टू बी टेकन, द लेटर कैन नॉट बी टेकन कैजुअली, it may have, right, threat to life. The content of the letter may constitute threat to life also, where immediate protection may be required, right? अब ऐसी चिट्ठी भेज दी मैंने कि जिसमें लिखा हुआ है कि जहां हो वहीं तुम्हारी आखिरी सांस होगी। अब बंदा कहां जाएगा? चलो मैं कहानी बदल देता हूं लेटर का, राइट? लिख ही रहा जहां हो, राइट? अब जिसे ये चिट्ठी मिली है वो कहां है, रक्षा कहां मांगेगा? Read as many stories as possible. Your argument, your logic will become better. Fiction is very important. Literature बहुत महत्वपूर्ण है, राइट? कभी कभी रियलिस्टिक इमेजिनेशन करने के लिए, राइट? मेरी इस बात का तुम जवाब दे दो बस। चलो मैंने चीटिंग की बात ना लिखी है, उसमें तो थोड़ा टाइम है, बंदा श्रीनगर से कानपुर आके कर लेगा, वाइफ को कहेगा चलो मैं आता हूं, राइट? लेकिन जहां तुरंत चाहिए, बच्चा किडनैप हो गया, वहां पे वो आता हूं कैसे होगा? या जहां पर उसी को खतरा, जिसमें लिखा हुआ है कि जहां हो वहीं नहीं रहोगे। बिहार का राजा भैया है, शहाबुद्दीन है, राइट? उन्होंने धमकी दी है और नीचे लिखा भी हुआ है तुम्हारा शहाबुद्दीन। तो आपकी तो हवाइयां उड़ जाएंगी, जहां होगे वहीं जाओगे पुलिस स्टेशन के पास, कि पता नहीं शहाबुद्दीन का आदमी कहां पीछे है, क्या बता। हाँ, any offense punishable under section 494 or 495 of IPC may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed,
or the offender last resided with his or her spouse by the first marriage, or the wife by the first marriage has taken a permanent residence after the commission of the offense. Right. Now I don't think this needs explanation. Right. Simple है. 183 पर चले आते हैं. ये पीटी में आपके पूछा भी जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है. ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज. जर्नी या वॉयज में ऑफेंस कमिट हुआ है. When an offense is committed whilst the person by or against whom or the thing in respect of which the offense is committed is in the course of performing a journey or voyage, the offense may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage. तो मतलब यहां पर तीन चीजें हैं. पहला, द पर्सन हु वाज कमिटिंग द ऑफेंस, जो ऑफेंस कर रहा था, राइट, कमिटेड वाइल्स द पर्सन बाय और अगेंस्ट हुम, और द थिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, जिस वस्तु के संबंध में ऑफेंस हो रहा था, जैसे ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी हो रही थी, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा था, राइट. तो वो ट्रैवलिंग है. जैसे कि गुड्स ट्रेन में आप चोरी कर रहे हैं. यू एम्बार्क्ड अपॉन द गुड्स ट्रेन, यू बोर्डेड द गुड्स ट्रेन, राइट, एंड देन यू आर पिकिंग थिंग्स फ्रॉम द कंटेनर्स, और at any station 2 hours later you get down with your booty, right, the stolen things. तो गुड्स ट्रेन में जो चोरी चल रही थी, गुड्स भी तो मूव कर रहा था. द थिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस वाज बीइंग कमिटेड. यहां थिंग क्या है? वो सामान जो कि मालगाड़ी में गुड्स ट्रेन में भरा हुआ था, और गुड्स ट्रेन में ही चढ़कर चोरी की जा रही थी. सो द थिंग वाज मूविंग, और जो पर्सन इसे कमिट कर रहा था वो भी मूव कर रहा था. ये वॉयज पे थे. तीनों बातें लिख दी. द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस मूविंग, राइट, व्हाइल कमिटिंग द ऑफेंस, और the person against whom the offense was being committed was in the voyage. It's obvious, very obvious, right, कि आप सोचेंगे कि सर जिस बंदे के खिलाफ ऑफेंस हो रहा था, राइट, जिस पर ऑफेंस हो रहा था, अगर वो वॉयज में था तो जो कर रहा था वो भी तो वॉयज में होगा, है ना. आया ना ये क्वेश्चन दिमाग में? थोड़ा और सोचो. लॉ मेकर्स हमारे निरर्थक चीजों को नहीं रखते हैं. क्यों सोच लिया? अगर ऐसा होता जैसा तुम सोच रहे, तुम्हारे दिमाग में आया, तो फिर तो ये दो रिडंडेंट हो जाता ना दूसरा एक्सप्रेशन. क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है किसी के खिलाफ, ये चल रहा है लेकिन वो न चल रहा? और क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पर ऑफेंस हो रहा है वो चल रहा हो, ये न चल रहा? बिल्कुल हो सकता है. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, यू कैन इजिली मेक आउट स्टोरी. बताओ, कोई स्टोरी बताओ. यस, मैं बैठा अपनी ऑफिस में, राइट, किसी को फोन करता हूं और फोन पे ही ऑफेंस कमिट कर रहा हूं, राइट. क्या फोन पे अभी तो टेलीकम्युनिकेशन ऑफेंस होते सुना तुमने? तो जिस व्यक्ति के साथ ऑफेंस हो रहा है वो बेचारा ट्रैवल कर रहा है. अरे यही तो सेक्शन था जिसके बेसिस पे श्रीनगर पुलिस को मैंने दे दिया था जुरिस्डिक्शन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ. जिस पर ऑफेंस कर रहा था वो बंदा खुद ट्रैवल कर रहा था, राइट. तो जहां जहां से ट्रैवल हो रहा है, जिस दौरान ऑफेंस भी हो रहा है, वो ट्रैवल भी कर रहा, हर उस पुलिस स्टेशन का जिससे वो गुजरा है और जहां पहुंचा है जुरिस्डिक्शन होगा. ठीक है. बहुत तरह से हो सकता है. किसी पर्सन के साथ आप ऑफेंस कर सकते हैं जबकि वो पर्सन मूविंग है, आप नहीं मूविंग है, और जिस पर्सन के साथ ऑफेंस कर रहे
वो स्टेशनरी हो, आप मूविंग हो, ये भी हो सकता है। और जिस चीज के साथ आप ऑफेंस कर रहे हैं वो मूविंग हो, आप ना मूविंग हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि राइट, मैंने रेलवे मिनिस्टर को फोन लगा के कहा कि मेरी बात मानो, नहीं तो एक एक करके डब्बे उड़ेंगे। राइट, खाली डब्बे हैं लेकिन ट्रेन सारे तुम्हारे बर्बाद कर दूंगा। ट्रेन मूव कर रही है, राइट, यार्ड से निकली जंक्शन जाने के लिए, एक एक डब्बा उड़ाए जा रहा हूं। नहीं हो गया, थिंग इज मूविंग, आई एम नॉट मूविंग, रिमोट इज डूइंग द वर्क। राइट, मोबाइल फोन से लगा दिया वहां पे बम, मोबाइल बम। राइट, तो हो गया ऐसा। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वॉयज है अगर, तो फिर जहां जहां से गुजरे वहां वहां का जुरिस्डिक्शन होगा, और उसमें जहां जहां से गुजरे तो जहां पहुंचे, राइट, वो भी। आई होप दैट इज क्लियर। तो स्टार्ट एंड एंड बोथ इंक्लूडेड रहेगा। तो आई होप यू हैव डन सेक्शन 181, 182, 183, राइट। अब थोड़ा और सा इसमें ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 66 67 आईटी एक्ट अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रैवल कर रहा है या कुछ है, तो वो भी सर सुना सकता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 183 डज नॉट मेंशन एनी डेफिनिट ऑफेंस। यस। So if IT Act itself has not provided any other procedure, then section 183 will be applicable, क्योंकि ये तो जनरली कह दिया ना, इसमें कोई पर्टिकुलर ऑफेंस तो बताया नहीं। तो ये सभी ऑफेंसेस के लिए, फॉर ऑल दी ऑफेंसेस, बशर्ते कि that was conducted when a journey was being undertaken either by the doer or by the object of offense, that is the person against whom the offense was committed, or the thing in respect of which the offense was committed. Right? 186 पर आते हैं सीधा, let's complete it. Where two or more courts have taken cognizance of the same offense. अब यहां गलती हो गई, राइट। हालांकि ऊपर सारे नियमों को हमने पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं, राइट। सो समहाउ दो अलग अलग पुलिस स्टेशंस का एफआईआर हो गया, दो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में चार्जशीट हो गई, और दो अलग अलग कोर्ट्स में, सॉरी, दो अलग अलग कोर्ट्स में चार्जशीट हो गई, और दो अलग अलग कोर्ट्स में कॉग्नाइजेंस भी हो गया। So when two or more courts have taken cognizance of the same offense, and a question arises as to which of them ought to inquire into or try that offense, right? Now the question is कि ऊपर जितने भी नियम हमने देखे उन सब में तो मल्टीपल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है, और मल्टीपल कोर्ट ने कॉग्नाइजेंस तक पहुंच के काम कर लिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसका एक सॉल्यूशन था हमारे पास, राइट। स्टेट को खुद चाहिए था क्लबिंग के लिए चला जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। एंड अल्टीमेटली कॉग्नाइजेंस वाज टेकन बाय मल्टीपल कोर्ट्स, टू और मोर कोर्ट्स, राइट। अब क्या होगा, राइट, किस कोर्ट का ट्रायल होगा, किस कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि अब ट्रायल तो एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। नाउ द स्टेज हैज कम वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपीडी विल बिगिन, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हैज बिगन। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसे प्रोसिक्यूशन नहीं कहते हैं। प्रोसिक्यूशन इज सेट टू बिगिन व्हेन डबल जेपीडी के लिए जो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, डबल जेपीडी पता है ना, एक व्यक्ति Yes, sir. एक बार प्रोसिक्यूट किया जा चुका है एक ऑफेंस के लिए, उसे दोबारा उसी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, ये उसका स्टैट्यूटरी राइट है, राइट। और फंडामेंटल राइट क्या है, जिसे एक बार प्रोसिक्यूट किया जा चुका है और प्रोसिक्यूशन की वजह से उसका क्या हो चुका, कन्विक्शन, उसे दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, राइट। फंडामेंटल राइट और स्टैट्यूटरी राइट में फर्क है। सीआरपीसी कहता है जिसे एक बार प्रोसिक्यूट किया गया, बाद में चाहे एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, डजंट मैटर, दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, राइट। तो गौर कीजिएगा कि अब तक तो ठीक था, चलो क्लबिंग ऑफ एफआईआर नहीं हुई, राइट, तब भी आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट या फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा था, होने की संभावना थी। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेशन, बट इट वाजंट बीइंग वायलेटेड बिकॉज़ यू आर नॉट बीइंग प्रोसिक्यूटेड।
योर प्रोसिक्यूशन बिगिंस व्हेन द जज or magistrate, whichever may be the case, takes cognizance of the charge sheet or complaint, right, or suo motu, जैसे भी cognizance के बाद शुरू होता है prosecution, right. परंतु सिर्फ सिविल लॉ के लिए, सिविल रेमेडी के लिए प्रोसिक्यूशन अरेस्ट से मान लेते हैं, राइट। कैसे सिविल लॉ के लिए? कैसे? कल को मान लो कि मेरे साथ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, झूठा एफआईआर मेरे पे हुआ, राइट, और उसकी वजह से मैं अरेस्ट भी हो गया, लेकिन बाद में एफआईआर क्वैश कर दिया गया, ट्रायल की नौबत नहीं आई, या ट्रायल हुई और मेरा एक्विटल हो गया, बाकायदा सम्मानजनक एक्विटल, ऑनरेबल एक्विटल हुआ, क्लीन एक्विटल हुआ, बाइज्जत बरी। दोनों ही सूरतों में डू आई हैव द राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन damages for the malicious prosecution that I have suffered? Yes or no? Right. तो अब सवाल उठता है कि एक केस में क्या हुआ कि एफआईआर झूठा मेरे पे हुआ, नतीजा मेरा अरेस्ट हो गया, लेकिन जब मैटर पहुंचा कोर्ट, राइट, चार्जशीट जब पहुंचा कोर्ट, कोर्ट ने उसी वक्त मुझे डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ है नहीं इसमें, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या ये भी हो सकता है कि कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस, पावर तो है उसके पास, तो अभी ट्रायल तो हुआ नहीं, मैं तो पहले ही निकल आया, तो मैंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल दिया सामने वाले पे, तो सामने वाले का वकील आकर कोर्ट में कहता है कि योर लॉर्डशिप प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही नहीं, राइट, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो चार्जशीट के बाद, कॉग्नाइजेंस के बाद, तो मामला वाकई क्वेश्चन ऑफ लॉ था। तो कोर्ट ने देखा कि बंदा परेशान हुआ है, उसकी इंप्रिजनमेंट हुई, बेशक 10 दिनों की हुई, लेकिन 1 घंटे का भी अगर मेरा डिटेंशन हो जाता है तो मेरा फंडामेंटल राइट चला गया, माय फंडामेंटल राइट हैज बीन ट्रांसग्रेस्ड, हैज बीन एनक्रोच्ड अपॉन illegally at the behest of a malicious person. I have the right. तो इसीलिए उस केस में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन क्रिएट किया कि प्रोसिक्यूशन विल बी सेट टू हैव बिगन विथ अरेस्ट, कि ताकि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुआवजा दिलाया जा सके, बिकॉज यूबी जस्ट इबी रेमेडियम वेयर देयर इज अ राइट रेमेडी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि एक आदमी आया है जो अरेस्ट भी हो गया और बेवजह अरेस्ट हो गया, केस इसके खिलाफ डिसमिस हो चुका, ट्रायल में गया नहीं, अब या तो हम इसे कहें कि भैया तुम्हारा प्रोसिक्यूशन तो हुआ नहीं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन केस तो बनता नहीं, राइट, लेकिन ये खो चुका है अपनी आजादी के कुछ पल, अपनी लिबर्टी के कुछ पल ये खो चुका है, रेमेडी तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए क्रिएट किया। तो प्लीज लॉ ऑफ टॉर्ट्स का वो जजमेंट यहां न लगाएं, और यहां पर डेफिनेशन हमारा क्या रहेगा? प्रोसिक्यूशन इज सेट टू बिगिन व्हेन, कब शुरू होता है प्रोसिक्यूशन? जब पुलिस अपना फाइनल रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट, राइट, जमा कर देती है और जज साहब उसका क्या ले लेते हैं? कॉग्नाइजेंस, राइट। जज साहब अपना दिमाग लगाकर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है, इसी को बोलते हैं कॉग्नाइजेंस लेना। कॉग्नाइजेंस एक मेंटल एक्टिविटी, कॉग्नाइजेंस इज अ मेंटल एक्टिविटी, राइट, where the judge by application of his judicial mind determines on the basis of all the facts in record whether the offense, alleged offense, has taken place or not. At this stage accused is not important at all. In fact judge की नजर accused पे होती ही नहीं, जज की नजर पहली होती है offense हुआ कि नहीं हुआ है भाई, राइट। तो जो उसके सामने फाइनल रिपोर्ट प्लस और डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बेसिस पर उसे लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो मान लेगा ऑफेंस हुआ है, हो गया कॉग्नाइजेंस। उसका ये मान लेना कि ऑफेंस हुआ है इज कॉल्ड टेकिंग कॉग्नाइजेंस। 10
द प्रोसिक्यूशन बिगिंस। अब शुरू हुआ है प्रोसिक्यूशन, राइट। तो अब देख लो यहां क्या हुआ है। सेक्शन 186 में द सर्कमस्टेंस दैट वी हैव बिफोर अस इज, हमारे सामने क्या सर्कमस्टेंस है कि दो कोर्ट्स ने कॉग्नाइजेंस ले ली, तो इसका मतलब प्रोसिक्यूशन दो कोर्ट्स में होगा। अब ये वायलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपडी हो गया, राइट। वन पर्सन इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस, राइट, दो बार एक साथ, लेकिन दो ही हुआ, राइट। तो ये तो गलत है भाई, इसीलिए अब तो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, राइट। या दोनों में से जिस भी जज साहब को ये बात पता चल जाए, और चल ही जाएगी, छुपेगा कैसे है, छुपने वाली बात ही नहीं, राइट। पीपी को पता चल जाएगा, दोनों में अलग अलग पीपी होंगे, पीपी को नहीं पता चलेगा। और इन सबको ना पता चले तो इन सबको तो सस्पेंड कर देना चाहिए वैसे भी असंभव है कि ना पता हो, राइट। जब तक दो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हो सकता है ना पता हो, बट व्हेन द कोर्ट हैज टेकन कॉग्नाइजेंस, यार जब कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ पब्लिक नोटिस, कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ पब्लिक नोटिस इन इटसेल्फ। ओपन कोर्ट है ना हमारा क्रिमिनल कोर्ट, तो हम इसे पब्लिक नोटिस मानते हैं, राइट। तो जो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट हैं, वकील साहब भी हैं इसमें, लॉयर इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, पीपी इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, और मैजिस्ट्रेट तो है ही है, राइट। दे शुड टेक केयर। डबल जेपडी हो जाएगी नहीं तो, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगा नहीं तो, राइट। So where two or more courts have taken cognizance of the same offense, और तब क्वेश्चन उठा कि दोनों में से कौन सा कोर्ट करे, किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा, आपस में तय हो नहीं सकता। आपस में कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मैजिस्ट्रेट, नवाब साहब पहले आप कर लीजिए, कहीं दोनों में केस छोड़ दें, राइट। तो कोई तीसरा होना चाहिए, तो वो तीसरा कौन है? हाई कोर्ट। ये भी हो सकता है दोनों आपस में उलझ जाएं, नहीं आप कर लो, वो कह नहीं आप करो, सो हाई कोर्ट विल डिसाइड। सो द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, देन बाय दैट हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर दोनों ही कोर्ट्स सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, या इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, then by the high court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced, जहां पहले शुरू हुआ था, राइट। अब इसमें फिर हाइपोथेसिस लेके मत आ जाना कि कहीं दोनों एकदम एक साथ ही हुआ हो, एक तो ये इम्पॉसिबल हाइपोथेसिस, ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, एक आध सेकंड का फर्क तो होगा ही कहीं ना कहीं हाँ, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सिर्फ 20 मिनट का फर्क था, टाइम मैटर्स। 90 डेज खत्म हो गए थे, राइट। और हमारे कुलीग ने, मैं जिस लॉ फर्म के लिए काम करता हूं, कुलीग ने स्टैट्यूटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई और विदिन 20 मिनट्स पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल की। और स्टैट्यूटरी बेल नहीं, पहले तो जज ने डिनाई कर दिया देने से, द जज डिनाइड टू गिव, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा एप्लीकेशन पहले लग गई थी। याद है मैंने एक दिन कहा था रेस होता है ये, इट्स अ रेस, राइट। और फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम हाईकोर्ट अच्छे मूड में भी था, राइट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। तो हाई कोर्ट ने 20 मिनट के अंतराल में, राइट, कहा कि एप्लीकेशन पहले फाइल हो गई ना, मिलेगा बिल, और मिला। टाइम मैटर्स अ लॉट, राइट। राइट, एंड देयर अपॉन, तो दोनों में से कौन सा कोर्ट करेगा? जिस कोर्ट में पहले फाइल हुआ था, और उसके बाद बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाएगा। ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड, राइट। 187 हम नहीं करेंगे,
राइट, अभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे। 188, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, पीटी क्वेश्चन, राइट, ब्यूटीफुल पीटी क्वेश्चन। When an offense is committed outside India by a citizen of India, whether on the high seas or elsewhere, or at the time when he committed this offense outside India, he was citizen. ये नहीं कि ऑफेंस वहां कमिट करने के बाद यहां आके फिर सिटीजन बना हो, नहीं, जिस समय ऑफेंस किया उसी वक्त वो क्या था, वहां का सिटीजन था, इंडिया का सिटीजन था, राइट। तो उसने हाई सीज में किया है। हाई सीज तो आपको पता है ना, किसी भी देश का नहीं होता, राइट, इंटरनेशनल वाटर जोन है वो। और एल्सवेयर, तो एल्सवेयर कैन बी एनी टेरिटरी, राइट। He may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found, at which he may be found, right. This is important expression. So as if is an imagination कि जहां भी वो पकड़ा जाएगा, right, हम मान लेंगे, this is a presumption of law, right, that he had committed that offense in that part of India where he is found, right, provided that, लेकिन इसका proviso है, notwithstanding anything in any of the preceding sections, no such offense shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government, right. तो इंक्वायरी या ट्रायल सैंक्शन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तभी होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे ऐसी कोई रोक नहीं, राइट। तो सैंक्शन से ही सही जिस जगह वो पाया गया उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ना, तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आने वाले पुलिस स्टेशन का भी पावर है उसमें इन्वेस्टिगेट करने का, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन की जरूरत नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल होगा और जब कोर्ट इंक्वायरी शुरू करेगी तब सैंक्शन की जरूरत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप कहोगे कि सर फिर इन्वेस्टिगेशन करके फायदा क्या हुआ? फायदा ये, फिर कॉमन सेंस लगाना है, फायदा ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो वो पूरा देख के डिसाइड करेगी सैंक्शन दें कि ना दें, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हवा में थोड़ी कह दोगे कि सर एक रघुनाथन स्वामी पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नाम की जगह पे अपराध किया है, पकड़ा हमने यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट को भी समझ में नहीं आएगा सैंक्शन दे कि नहीं दे, किस बेसिस पे दे दें, कैसे दे दें, इन्वेस्टिगेशन तो करो, बताओ तो, राइट। गॉट माय पॉइंट? सो लेट द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज व्हाई देयर इज नो सच प्रोहिबिशन ऑन इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट ऑन inquiry or trial, that the central government will give sanction, only then inquiry or trial will be started, right? Got my point? But there is no such prohibition on investigation. So this court has jurisdiction, conditional है कि central government sanction देगा, jurisdiction है ना, तो इसकी jurisdiction में लाई करने वाले पुलिस स्टेशन का भी पावर होगा इन्वेस्टिगेट करने का। जब ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ, आदमी पकड़ा गया इंडिया में, इंडिया के जिस भाग में पकड़ा गया माना जाएगा वही किया है इसने ये ऑफेंस, बशर्ते कि वो जो उसने वहां किया वो हमारे भी लॉ में ऑफेंस होना चाहिए। अगर हमारे लिए वो ऑफेंस नहीं है तो हम कैसे कर लेंगे, राइट। तब हाँ एक्स्ट्राडिशन हो सकती है, अगर उनके लिए वो ऑफेंस है तो वो हमसे एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे, और हम दे ना दें वो तो हमारा उनसे रिश्ते पे डिपेंड करता है, राइट। दूसरा है बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सिटीजन on any ship or aircraft registered in India। यहां पर थोड़ा स्पेसिफिक है, किसी ने जो इंडिया का सिटीजन नहीं लेकिन उसने किसी इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट, राइट, इंडियन शिप वो हर शिप है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बेशक वो इंडिया में सर्विस नहीं देती, सिंगापुर से ही सर्विस दे, सिंगापुर टू लंदन, लंदन टू सिंगापुर, रजिस्टर्ड इंडिया में, राइट। तो वो इस पर्पस के लिए
तभी यहाँ पर इंडियन शिप ना लिखकर कह दिया रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो ये जो बंदा है ये इंडियन सिटीजन नहीं। तो अगर कोई फॉरेनर अपनी कंट्री में अपराध करके इंडिया में आ जाए, राइट, तो हम थोड़ी उसका ट्रायल कर पाएंगे। उसका तो एक ही उपाय हो सकता है कि जब वो कंट्री हमसे असिस्टेंस मांगे तो हम देंगे, क्योंकि हमें भी दूसरों से मांगनी पड़ती, वो भी हमें देते हैं। अब हम असिस्टेंस उन्हें देंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन इंटरनेशनल लॉ, राइट। अब जैसे पॉसिबल है कि जिस ऑफेंस को वो करके आया है वहां से, उस ऑफेंस की सजा उस देश में फांसी है, जैसे यूएई में तो बात बात पे फांसी, सऊदी अरेबिया, राइट, छोटी मोटी बात पे फांसी हो सकती है वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ फांसी नहीं। तो फिर हम थोड़ा नखरा करेंगे भेजने से, हम एक्स्ट्राडिशन, राइट, और हमें हक है। तो वहां पर थोड़ी बहुत इंक्वायरी यहाँ का कोर्ट इसलिए कर सकता है सो दैट द गवर्नमेंट गेट्स एन एश्योरेंस फ्रॉम दैट कंट्री दैट कैपिटल पनिशमेंट विल नॉट बी गिवन। ऐसी शर्तें रख सकते हैं। अब जैसे अबू सलीम को जब इंडिया लाया गया तो यही कंडीशन रखा गया ना कि आप इसे फांसी नहीं देंगे। तो हमने भी कहा, हम वैसे भी कहा देते हैं, राइट, कभी कभार तो हम देते हैं। तो भेज दीजिए आप अबू सलीम को। अबू सलीम का पासपोर्ट का कैसे ही साकेत में ही तो चल रहा था। आई डोंट नो वेदर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ और नॉट। पासपोर्ट केस ही चल रहा था उसका साकेत कोर्ट में। They are committing offense in India, na? No, you did not get the point here. Here we are talking about a person not being a citizen, but he commits offense in any ship or aircraft registered in India, even though the ship is not situated in India. जैसे एक फॉरेनर ने हाई सीज में ऑफेंस किया लेकिन जहाज हमारा था, तो हम उसको पकड़ के कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल। और अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ ही आके करता है ऑफेंस, तब तो हम उसको यही बिल्कुल करेंगे। उसके लिए सेक्शन थोड़ी है। आप ये ना समझो कि अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आके अपराध करे तो चूंकि उसने शिप या एयरक्राफ्ट में नहीं किया तो उसका नहीं ट्रायल होगा, उसका तो बकायदा होगा, उसकी अच्छे से आरती उतारी जाएगी। वो कर ही रहा हमारी धरती पर, तो ऑब्वियसली वी विल अरेस्ट। हाँ, समटाइम्स that may be a person who has some diplomatic immunities and privileges, so that will be sorted out. But if a person has committed offense in India, right, doesn't matter whether he's an Indian citizen or a foreign citizen, it really doesn't matter, right? But where a foreign citizen has not committed offense in the land territory of India, right, or the airspace of India, right, but he has committed an offense in an Indian ship. अब जैसे इंडिया की एक शिप थी जल रानी, बॉम्बे से निकली, उस पे एक फ्रेंच कपल भी बैठ गए, राइट, फ्रांस से आए थे यहां पर और उन्होंने सोचा कि जल रानी में थोड़ा टूरिज्म करते हैं, राइट। तो यहां से वो शिप से निकल गए और वो शिप जब हाई सीज पे पहुंचा और वो लेके जा रहा था इनको इंडोनेशिया, पूरा एशियन कंट्री घुमाने का वादा जल रानी करके जा रही थी, राइट, कि आपको इंडोनेशिया वगैरह घुमाएंगे, एशियन नेशंस। तो जब इंडोनेशिया से थोड़ा पहले इसने अपनी पत्नी को मार डाला और पानी में फेंक दिया। आगे समझ, राइट। अब सवाल उठता है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट इसका इलाज करेगी कि हम, तो हम अपना बताएंगे। 188 जहाज के कप्तान को और प्लेन के पायलट को अरेस्ट करने का पावर होता है। ये बड़ा कैप्टन ऑफ अ शिप हैज द पावर्स ऑलमोस्ट ऑफ अ किंग as long as he is in his ship, right? So got the French person arrested,
वो फ्रेंच सिटीजन था, तो उसका कहना था कि मुझे फ्रांस भेज दो, राइट। फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच एम्बेसी से भी खबर आई कि आप इसे फ्रांस भेज दें, वाइफ का कत्ल तो हमारे यहाँ भी अपराधी है, हम कर लेंगे ट्रायल। और उधर इंडोनेशिया कहता है कि टेरिटोरियल वाटर हमारा था, टेरिटोरियल वाटर, राइट, तो हम करेंगे। और हमारा कप्तान उनको ले आया इंडिया, और हम कहते हैं हम करेंगे। तो अब इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो डिसाइड हो, कल को हो सकता है हम फ्रांस को एक्स्ट्राडाइट कर दें। वहां पर ह्यूमर करते हैं हम कभी कभी, क्योंकि फ्रांस भी एक्स्ट्राडाइट हमें करके देगा बाद में फ्यूचर में, वो अलग बात है। अदरवाइज इफ ही इज ब्रॉट टू इंडिया, दैट फ्रेंच पर्सन, in spite of being a citizen of France and in spite of having committed offense in the territorial waters of Indonesia, but since it was our ship, we have the right to try him here. I hope that is clear. और इंडिया के जिस पत्तन पर, सॉरी जिस पोर्ट पर उसे उतारा जाएगा, वो वही फाउंड है, राइट, वही की पुलिस करने लगेगी इन्वेस्टिगेशन। आई होप दैट इज क्लियर। इस चैप्टर में इतना ही, एक दो जो छोड़ा है वो सेल्फ स्टडी के लिए है, राइट। समडे वी विल डू दिस आल्सो। सो आज कुछ लिखा नहीं, राइट, डिड नॉट यूज द स्क्रीन ईदर, बट वी हैड टू डू दिस, राइट। This could have been left for self study also, but there were certain things that I found that my stories will help you, small anecdotes that I gave, or above all this chapter is important for preliminary examination. PT में ये आपसे पूछते हैं ये, तो इस चैप्टर को आप PT के लिए तो मार्क ही कर लें, मेन एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं, राइट, PT में तो पक्का पूछते हैं डेफिनेटली। So we still have some 10 minutes. तो वापस आते हैं सेक्शन 156 पर। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है सर। क्या? इंडियन सिटीजन अगर किसी दूसरे कंट्री में जाके कोई ऑफेंस कराता है और वो फिर वापस इंडिया जाता है, तो उस केस में कौन उसका करेगा सर ट्रायल? अभी तो पढ़ा आपने सर, थोड़ा भूल गया मैं, फिर रिपीट। इंडियन सिटीजन है और इंडिया के बाहर भी उसने ऑफेंस किया हो, राइट, तो अगर वहां पकड़ा गया तो वहां वाले तो उसकी खबर ले ही लेंगे, लेकिन वहां ऑफेंस करके यहां चला आया है, ठीक है, जैसे किसी बच्चे को किडनैप करके वहां से यहां चला आया है, ऑफेंस किया उसने यूएसए में, राइट, टेक्सास में किया ऑफेंस, और बच्चे को किडनैप करके ले आया है इंडिया। कहानी थोड़ा और लंबा सुन लो, राइट। हुआ कुछ यूं कि देयर वाज अ डिवोर्स, हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स हो चुका था, बोथ ऑफ देम वर देयर इन टेक्सास, बट लेटर दे फेल आउट एंड देयरफॉर देयर वाज डिवोर्स। द कोर्ट देयर gave custody of child to the mother, right? So now the guardian appointed by the court is the mother. Her husband, divorcee, who was given visitation rights only, right, on the pretext of taking the child out for some picnic, came back to India. He had already made the arrangements, right? और अब तक बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में बच्चे का फादर का नाम तो इसी का होगा, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट वालों को भी शक क्यों हो, कोई भी पिता अपने बच्चे को लेके जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने मदर को कस्टडी दी थी, सर्टिफिकेट नहीं फाड़े थे, पासपोर्ट नहीं फाड़ा था। ऑब्वियसली ये सब थोड़ी करती है कोर्ट, वो तो मदर फिर ग्रेजुअली चेंज कराती, धीरे धीरे पासपोर्ट चेंज कराती, राइट, वहां भी कुछ आधार का टेंट्रम होता तो वो कराती। वो सब अभी होने से पहले ही फादर ने क्या करा, बच्चे को किडनैप कर लिया। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। अपराध हुआ टेक्सास में, फादर लेके बच्चे को यहाँ आ गया, मदर ने तुरंत अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया जो यहाँ होशियारपुर के रहने वाले थे,
तो ये लोग आ गए, राइट, कंप्लेंट करने इंडिया में, होशियारपुर से दिल्ली आ गए और यहाँ की पुलिस को किया, राइट, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट या तो दिल्ली में है या बॉम्बे या बेंगलोर में, तो दिल्ली आया, पहुंचा यहाँ पर। तो तीनों जगह अलर्ट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था कौन से जगह से निकला, कहाँ गया। तो he would have landed at any international port in India. So how many international ports are there that you have to see? दिल्ली है, बेंगलुरु है, मेरे ख्याल से मुंबई में भी है, हैदराबाद में भी है, और बिहार में गया में भी, इवन गया हैज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबको अलार्म कर दिया गया, एवरी पुलिस स्टेशन वाज अलार्म्ड, राइट, एवरी एयरपोर्ट वाज आल्सो अलार्म्ड। लुकआउट सर्कुलर इशू कर देते हैं ना, लुकआउट सर्कुलर। तो वो पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वेयर वाज ही फाउंड, राइट। So since it was an offense done in Texas, but the person was found in Delhi, so Delhi police will have jurisdiction to investigate, and the court in Delhi, right, Indira Gandhi International Airport का जो एरिया है वो द्वारका कोर्ट में शायद आता होगा, right, I'm not sure। तो द्वारका कोर्ट के पास इंक्वायरी या ट्रायल का jurisdiction होगा, right, have you understood? यस सर, बट सर अगर Yes, वो sir. ऑफेंस अगर इंडिया में ना हो, जैसे अडल्ट्री वो करके आ जाए और यहाँ पर अडल्ट्री क्राइम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा सर? हम करेंगे ही नहीं कुछ, हमारे लिए वो ऑफेंस होना चाहिए। आप सुन नहीं रहे थे क्या लेक्चर? सुन रहे थे सर, सुन रहे थे सर, बट कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे चीजें आ गई तो। अच्छा, नहीं अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। कंफ्यूजन की एक वजह मैं आप समझाता हूँ क्यों हो रही होगी, क्योंकि आज कुछ लिखा नहीं। नाउ यू सी व्हाट इज द पावर ऑफ राइटिंग। When you write, you don't get confused, because you know the thing keeps on going here. But then this was such a simple chapter that I thought dictating would be unnecessary wastage of time, right? और इसको भी simplify हालांकि मैंने किया हुआ है, तो वो भी कभी लिखवाऊंगा नहीं। Some sections that I have mentioned for self study, I have simplified them also. Self लिख दिया जरूर है, but मैंने उसको भी simplify कर दिया है, and that will be given to you. Are you getting my point? क्योंकि बेयर एक्ट तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। ऐसा बेयर एक्ट कैसा लगेगा जहाँ कहीं कहीं से मिसिंग गैप्स हैं? मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, नहीं कहीं कहीं गायब है कुछ, तो वो तो करना है। लेकिन मैं क्लासरूम डिस्कशन नहीं या क्लासरूम डिक्टेशन उसमें नहीं एंगेज करना चाहता, वेस्टेज ऑफ टाइम। आज ये लिखवाता तो चैप्टर ना होता पूरा, राइट। सो वी विल बी डेडिकेटिंग आवर एनर्जी मोर टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। छोड़ेंगे लेकिन कुछ भी नहीं, and within stipulated time we have to complete the syllabus, and that is what we have to prove here. I need your cooperation for this purpose. Every subject can be completed with justice, right, exhaustively भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि when I am here, right, not for the purpose of coaching you alone, सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं हूं मैं, I have the purpose to make you judges, and in case you choose in future, right, to come to practice, then be good advocates also, right. That is why we are doing the nuances of law. I hope that is clear. So it can be completed within the stipulated time also, as I have told you, right, and it will be done exhaustively, and that is what we have to prove. So we will do it. I hope that is clear. तो चलो आज फिर कुछ करते ही नहीं है, लेट द डिस्कशन बी ओवर एट दिस स्टेज। 5 मिनट में क्या कर लेंगे, तो कल ही करते हैं। Thank you, sir. गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड Thank नाइट you, तो sir. भी नहीं बोलूंगा। Okay, sir. Thank you. हैव अ ग्रेट इवनिंग।